नमस्कार दोस्तों। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही आप सबके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम कौन सा टैक्स रिजाइम सिलेक्ट करें जिसके द्वारा हम अपनी मैक्सिमम इनकम को सेव कर सकते हैं और कम से कम इनकम टैक्स हमको देना पड़े। आपका एम्प्लॉयर भी आपसे पूछने लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कौन सा टैक्स रिजाइम सिलेक्ट करना है, आपको कुछ जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टैक्स रिजाइम सिलेक्ट करना चाहिए और आप कैसे अपना मैक्सिमम इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। वो कौन कौन से इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं जिनके थ्रू आप जिनमें इन्वेस्ट करके मैक्सिमम इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं और अपनी जो सेविंग्स है उसको मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं अपनी फ्यूचर्स के लिए। और ये भी बताऊंगा कि कैसे 15 लाख तक की सैलरी वाला पर्सन जीरो टैक्स पे कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो सब कुछ जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ अपने इस YouTube चैनल पर। और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ के लिए, टिप्स के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है हाउ टू सेव मैक्सिमम इनकम टैक्स और मुझे कौन सा टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना है। और मैं ये वीडियो उनको लेते हुए चल रहा हूँ जिनको जीरो नॉलेज है, जो सिर्फ अपने कलीग के बेस पर ही अपना टैक्स रिजाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं कि उन्होंने न्यू टैक्स रिजाइम सिलेक्ट करना है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम सिलेक्ट करना है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं उनको कुछ जानकारी नहीं है। सब कुछ मैं बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कौन कौन से टैक्स रिजाइम, कौन कौन से इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं जिनके थ्रू आप मैक्सिमम अपनी जो इनकम टैक्स है उसको सेव कर सकते हैं और अपनी इनकम को मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर्स। तो पहले क्या होता था कि आपके पास कुछ ही ऑप्शंस होते थे, आपके पास सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम ही होता था, परंतु सरकार ने 2020 से हमको ये ऑप्शंस दिया कि आप न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लोअर इनकम टैक्स रेट्स चाहिए तो आप न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको लोअर इनकम टैक्स रेट्स मिलेंगे। बट उसमें आप अगर जो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपकी सेविंग्स हैं 80C, 80D, 80G, ये सब मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊँगा। तो उसके थ्रू अगर आपकी सेविंग्स ज़्यादा है, आपका हाउसिंग लोन है, आपका बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस दशा में आपके लिए न्यू टैक्स रिजाइम जो है वो बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि उसमें सेविंग्स का कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसमें लोअर इनकम टैक्स रेट्स तो हैं परंतु उसमें सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई जो हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनका पहला मकसद होता है फ्यूचर के लिए सेविंग करना, अपना एक लोन लेना, अपने बच्चों को पढ़ाना और इस तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। तो हम लोगों के लिए जो मैक्सिमम बेनिफिशियल है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम ही है, क्योंकि हम में और आप में से अक्सर लोगों के पास एक ना एक हाउसिंग लोन होगा, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर उन्होंने अपना फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, 80C, 80D, उनके पास मेडिकल प्लान्स भी होंगे, उन्होंने डोनेशंस भी दी होगी, उनके बच्चों के ऊपर जो एजुकेशन है उस पर जो वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी होगा उनके पास। तो ये सब इनकम टैक्स के जो सेक्शंस हैं वो लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो प्रॉपर रूप से अपनी टैक्स की सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टैक्स रिजाइम आपको चूज़ करना चाहिए और कैसे 15 लाख तक की इनकम जिसकी है वो भी जीरो टैक्स दे सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको कौन कौन से सेक्शंस में हैं जिनके थ्रू आप अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे दोनों ही ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है ये आपको चूज़ करना है। आपके कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं, आप कौन कौन से इनकम टैक्स के सेक्शंस में अपना सेविंग कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। और फिर आप उसी बेस पे चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना है जिसके द्वारा आप मैक्सिमम टैक्स बचा सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। तो हम, जैसा मैंने आपने वीडियो में बताया कि 15 लाख तक की इनकम जिसकी है इस फाइनेंशियल ईयर में वो कैसे जीरो टैक्स पे कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में,
ओल्ड टैक्स रिजाइम को चूज करके। तो यहाँ मैं दोनों टैक्स रिजाइम का आपको पास ऑप्शंस दूंगा कि दोनों टैक्स रिजाइम में आप कैसे मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया वो एनुअल सीटीसी आपकी हुई 15 लाख रुपए। तो एनुअल सीटीसी अगर आपकी 15 लाख है तो गवर्नमेंट का जो रूल है कि आपको 50% उसका आपका कम से कम बेसिक होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर बेसिक्स वेरी करती रहती है, परंतु जो मिनिमम क्राइटेरिया है बेसिक का वो आपकी सीटीसी की 50% होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो सीटीसी है आपकी वो 15 लाख रुपए ले ली, तो उस 15 लाख की सीटीसी के हिसाब से आपकी जो बेसिक सैलरी हुई वो 50% ऑफ एनुअल सीटीसी यहाँ पर हमने 7.5 लाख रुपए ले ली। वहीं यहाँ पर हमने एनुअल सीटीसी ली हुई है 8,40,000 जो कि न्यू टैक्स रिजाइम में है। तो 8,40,000 के ऊपर 4,20,000 रुपए जो है आपकी बेसिक सैलरी होती है। पहले हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में बताएंगे, फिर न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आपकी एनुअल सीटीसी 15 लाख लेके चल रहे हैं, जिसके हिसाब से आपकी बेसिक जो है मिनिमम जो है वो 7.5 लाख रुपए हुई। आपकी बेसिक अलग भी हो सकती है, परंतु हम यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। अब इसमें एग्जम्पशंस कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं बताता हूं। तो हम और आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो ईपीएफ होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये दोनों जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो तो हमारी सीटीसी से अलग होता है, परंतु आप को ये पता नहीं है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो भी आपकी सीटीसी में इंक्लूड होता है। तो इसमें जो एग्जम्पशन आपको मिलता है वो ये होता है कि आपकी 12% ऑफ बेसिक्स या फिर आपकी अगर 12% ऑफ बेसिक 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा हुई तो वो 7.5 लाख रुपए तक की आपको उसमें एग्जम्पशन मिलती है। अब इस एग्जाम्पल में हमने चूंकि हमारी बेसिक 7.5 लाख रुपए हो रही है, तो 7.5 लाख रुपए का अगर आप 12% निकालेंगे तो वो 90,000 रुपए आती है। तो यहाँ पर जो एग्जम्पशन हो गई आपकी ईपीएफ के अंदर वो 90,000 की हो गई। तो इस 90,000 को जब हम इस 15 लाख में से घटाएंगे तो आपके पास जो ग्रॉस सैलरी आती है वो 14,10,000 रुपए आती है। अब इस 14,10,000 में कौन कौन से एग्जम्पशन होते हैं अंडर सेक्शन 10 वो आपको बताता हूं मैं कि अंडर सेक्शन 10 में आप कौन कौन से एग्जम्पशंस आपको मिलते हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे और आप वो नहीं सेव कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहला एग्जम्पशन तो होता है एचआरए का। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। जो मिनिमम इनमें होता है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। मिनिमम ऑफ एचआरए, आपको जो भी एचआरए मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, या तो वो लेना है आपको, या फिर आप का जो रेंट है उस रेंट में से 10% आप बेसिक प्लस डीए को घटा देंगे तो जो अमाउंट आएगा, या फिर 50% अगर आप मेट्रोस में रह रहे हैं तो 50% ऑफ बेसिक डीए, और अगर आप मेट्रो के अलावा दूसरी जगह पे रह रहे हैं तो 40% जो है आपका बेसिक्स प्लस डीए। इसमें से इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, एचआरए या फिर आपके रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, या फिर 50% अगर आप मेट्रो में हैं और 40% अगर आप नॉन मेट्रो में हैं बेसिक प्लस डीए का अमाउंट। तो हम इस केस में ये मान के चल रहे हैं कि आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आप जो है रेंट दे रहे हैं, और वो रेंट आजकल कहीं भी आप जाओ तो 20,000 रुपये से कम तो कहीं भी रेंट होता नहीं है। हम यहाँ पर मैक्सिमम जो है रेंट वो लेके चल रहे हैं कि आपको 3 लाख रुपए जो है वो आपके रेंट के ऊपर खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 3 लाख रुपए लेके चल रहे हैं। और इसके बाद आपके पास जो एग्जम्पशन होता है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, जो कि आपके 2 बच्चों तक को मिलता है। 100 रुपीज़ पर किड पर मंथ ये आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप इसमें एक बच्चे के ऊपर 100 रुपये पर मंथ यानी 1,200 रुपये साल का सेव कर सकते हैं। 2 बच्चे हैं तो 2,400 रुपये यहाँ पर आप सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2,400 ले लेते हैं। इसके बाद आपका जो चिल्ड्रन अगर आपके हॉस्टल में रह रहे हैं, वो भी मैक्सिमम 2 किड्स के लिए हैं, अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं तो 300 रुपये पर किड पर मंथ आप उसमें सेव कर सकते हैं। यानी एक बच्चे के ऊपर आप एक साल में 3,600 रुपये सेव कर सकते हैं। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं, दोनों हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप उसमें 7,200 रुपये सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम 7,200 अभी नहीं लेते हैं, 0 ही मान के चल रहे हैं, चूँकि हम में और आप में से काफ़ी लोग अभी यंग हैं जिनके बच्चे हॉस्टल में अभी शायद नहीं हैं। और इसके बाद जो एग्जम्पशन है वो आपका LTA है, जो कि लीव ट्रैवल अलाउंस होता है आपको,
जो कि आपको 4 साल में आप 2 बार क्लेम कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं उसका अमाउंट होता है, आपके होटल का या फिर आपके साइट विजिट का, ये सब इसमें खाने पीने का उसमें कोई नहीं होता। आपका सिर्फ जो ट्रैवल में खर्चा लगता है वही आप यहाँ पे एग्जाम कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि आप किसी ऐसी दूर की जगह में 4 साल में 2 बार घूम के आइए जिसमें मैक्सिमम फेयर लगता है, तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं और वो आप यहाँ पर 50,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई अंडर सेक्शन 10 की जो एग्जम्पशंस हैं। 14,10,000 में जब आप 3 लाख घटाएंगे, 2400 घटाएंगे, 50,000 घटाएंगे, तो आपकी जो बचेगी वो 10,57,600 रुपये सैलरी बच रही है। अब इसके बाद डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं, डिडक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि सबको मिलता है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट सबको देती है, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। उसके बाद एक आता है सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आपका होम लोन है तो आप उसमें साल में 2 लाख रुपए तक का जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब आप उस घर में रह रहे हो तभी आप उसकी जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो क्लेम कर सकते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। या तो आप जो आपने घर अभी लिया है उसकी जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट क्लेम आप 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने लेंट आउट कर रखा है, मतलब आपने रेंट पे दे रखा है, तो उसकी जो रेंट की आपकी इनकम जनरेशन हो रही है, उस रेंट की इनकम जनरेशन माइनस प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स दिया, और 30% ऑफ रेंट, ये हम मान के चलते हैं कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उसमें माइनस कर देना है, माइनस इंटरेस्ट, आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं अपने हाउसिंग लोन के ऊपर वो इससे माइनस कर देना है। मतलब इसमें आपने 2 ऑप्शन चूज़ करने हैं। या तो आप उस घर में अगर रह रहे हैं तो आप उस घर में रह रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए तक का उसमें मैक्सिमम टैक्स जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि आपका घर किसी सिटी में हो और आप जॉब किसी सिटी में कर रहे हैं तो आपने आपका वो घर रेंट पे उठाया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका रेंट हो, या तो आपको रेंट मिल रहा होगा या तो फिर अगर आपको रेंट नहीं मिल रहा है तो उस एरिया का जो नोशनल रेंट है वो आपको लेना है। क्योंकि आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं घर, एज पर गवर्नमेंट रूल आपको वहाँ पर रेंट दिखाना ही है, चाहे आपको रेंट मिल रहा हो। अगर मिल रहा हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको नोशनल रेंट जो उस एरिया का जो रेंट का एक क्राइटेरिया है वो आपको लेना है। उसमें से आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो आप साल में जो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, और इसके अलावा 30% आप जो रेंट आपको मिल रहा है उसका आप माइनस कर देंगे एज ए मेंटेनेंस कॉस्ट, और उसमें जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। तो जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको इनकम दे रही है तो प्लस में आएगा, अगर वो आपकी इनकम को ले रही है तो माइनस में आएगा। अगर आप उसी घर में रह रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपका वो माइनस में आएगा। चूँकि यहाँ पर ऑप्शन आता है लॉस ऑन प्रॉपर्टी, तो अगर आपका उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको क्लेम करना है। अगर आपकी उससे इनकम जनरेट हो रही है परंतु फिर भी आपको उससे लॉस हो रहा है, चूँकि आप उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हैं, आप उसमें प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, तो उसकी जो लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पर क्लेम करना है एज ए डिडक्शन। तो ये 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम है। इसके बाद आता है सेक्शन 80C जो कि शायद सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, जो सबको पता है और हर कोई इसमें सेविंग्स करता है। 80C इसमें क्या क्या आता है, इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम जो है वो अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं, जो कि आप डिडक्शन के अंदर उसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपका EPF आ जाता है, आपका PPF आ जाता है, आपके होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आ जाता है, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं वो पहले साल में ही आपको मिलता है जिस साल आपने प्रॉपर्टी ली होती है। इसके बाद आपके ELSS होते हैं जो आपके म्यूचुअल फंड होते हैं जो टैक्स सेविंग के 3 साल का जिसमें लॉक इन पीरियड होता है वो भी इसके अंदर आते हैं। आपके यूलिप प्लान्स आते हैं, आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी LIC की पॉलिसियाँ हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, आपके SSY आते हैं, आपकी NSC आती है, पोस्ट ऑफिस की जो आपकी FD होती है, या फिर 5 साल की जो FD जिसमें लॉक इन पीरियड होता है जो टैक्स सेविंग FD होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है।
आती है, आपके बच्चों की जो ट्यूशन फीस है वो भी इसके अंतर्गत आती है, और एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है 80C CCD 1A के अंतर्गत वो भी इसी 1.5 लाख की लिमिट के अंतर्गत आता है। तो ये 1.5 लाख की लिमिट जो है वो सबकी एग्जॉस्ट ही रहती है, क्योंकि ये सब हर इंसान करता है। तो ये 1.5 लाख रुपए आपका आंख बंद करके हो ही जाता है। अगर आपका कुछ भी नहीं है, आपका एक होम लोन है, तो उसका प्रिंसिपल में ही आपका हो जाता है। आपके बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहे हैं आप, तो भी ये हो जाता है। या फिर आपका LIC है, FD है, ELSS है, तो ये सब मिला के आपका ये 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आप सेविंग कर सकते हैं, जो कि आप डिडक्शन के अंदर दिखा सकते हैं। ये सबका नॉर्मली एग्जॉस्ट ही रहता है। तो ये होने के बाद आपके पास और कौन कौन से सेक्शन हैं, तो इसके बाद एक सेक्शन आता है सेक्शन 80 CCD 1B। ये होता है एडिशनल NPS। इसमें आप 50,000 रुपए तक का और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, और आप वो डिडक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। मतलब 50,000 रुपए तक का इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके उसको क्लेम कर सकते हैं अपनी डिडक्शंस के अंतर्गत। अब इसके बाद एक और सेक्शन आता है सेक्शन 80 CCD 2 NPS। ये क्या होता है? इसमें अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ऑप्शन देता है कि वो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो और इसका मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो 7.5 लाख रुपए होता है, और ये 10% और 14% ऑफ बेसिक्स आपका होता है। जैसे यहाँ पर आपका बेसिक जो इनकम आई थी वो 7.5 लाख रुपए आई थी, तो इसका आप 10% तक यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमने 7.5 लाख का 10% 75,000 यहाँ पर सेक्शन 80 CCD 2 NPS के अंदर यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपके स्पाउस का 25-25 हज़ार रुपये तक का आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। हम यहाँ पर दोनों का 25-25 हज़ार रुपये करके 50,000 यहाँ पर क्लेम कर लिया है मेडिकल इंश्योरेंस में। अगर आपके मदर फादर हैं तो आप सीनियर सिटीजन के अंतर्गत भी उसको 25,000 और क्लेम कर सकते हैं। तो ये 75,000 रुपये तक आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो उस एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो नो लिमिट है, उसकी कितना भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो सारा यहाँ पर आप उसको सेव कर सकते हैं। आपने कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो उसमें आपने जो भी लोन लिया है उसमें जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो नो लिमिट तक आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80E के अंतर्गत। अब इसके बाद एक और सेक्शन है सेक्शन 80EEB, जो कि अभी नया चालू हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन। जो आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया है उसका जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 2019 से 2023 तक आपने बीच में जो लिया है, और वो 1.5 लाख रुपए तक का है, वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद एक और सेक्शन आता है, आप चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं। सबको चैरिटी डोनेशन करनी चाहिए अपनी हैसियत के हिसाब से, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा, उनका सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे, जो कमा रहे हैं तो फिर कौन करेगा। तो उस सपोर्ट को करके भी आप पैसा भी बचा सकते हैं, वो 80G के अंतर्गत आता है। तो सेक्शन 80G इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जिनको 50% मिलता है। जैसे आपने 10,000 रुपये उनको कंट्रीब्यूट किया, उनको डोनेट किया, तो आप उस 10,000 का 50% ही क्लेम कर सकते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो 100% आपको रिबेट देते हैं। आपने 10,000 रुपये उनको डोनेशन किया, आप 10,000 रुपये यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो भाई आप वैसे इंस्टीट्यूशन चूज़ कर लीजिए, जैसे इस्कॉन है। अगर आप इस्कॉन को देंगे तो आपका 100% तक उसमें आपका जो लिमिट है वो आप उसमें कर सकते हैं। अब इसकी लिमिट कितनी होती है? इसकी लिमिट होती है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो जो भी आपकी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आई, मतलब सब कुछ घटाने के बाद जो आपकी टोटल जो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आती है उसमें 10% तक आप उसका जो है यहाँ पर मैक्सिमम डोनेशन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम सब कुछ घटा के आपकी 4,82,000 आ रही, तो इसका 10% यानी 4,82,000 का 10% यानी 48,000 रुपये तक आप 80G के अंदर क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर 50,000 अगर किसी को डोनेट कर देंगे तो आप 48,000 सीधे सीधे आपकी इनकम में से वो माइनस हो जाएगी। और कई बार तो ऐसा भी हो जाएगा कि आपका जो स्लैब है वही चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ डोनेशन के थ्रू भी आप जो है अपना इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने करते हुए देखा कि हमारा जो टोटल जो टैक्सेबल इनकम आ गई, जो 10,57,600 यहाँ पर आ रही थी नेट सैलरी हमारी, उसमें से अगर हम ये सब माइनस कर देंगे तो हमारी 4,82,600 जो है वो बचती है। अगर हम यहाँ पर डोनेशन को भी काउंट कर लेते हैं सपोज, तो अगर हमने डोनेशन का 5,000 रुपये भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया तो 4,77,600 रुपये हमारी टैक्सेबल इनकम होती है। अब जो टैक्स स्लैब हैं वो आपको पता होंगे कि 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आ रहा है तो नील है, और 2.5 लाख से 5 लाख आ रहा है तो 5% है, 5 लाख से 10 लाख आ रहा है तो 20% है, और 10 लाख के ऊपर है तो आपका 30% है। परंतु यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक की जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए तक की जो भी टैक्सेबल इनकम है उसमें रिबेट है। मतलब अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम आ रही है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। अब यहाँ पर जो हमारी टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 4,77,600 रुपये आ रही है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपकी 15 लाख रुपए की एनुअल सीटीसी थी, उस 15 लाख की एनुअल सीटीसी में आपने ये सारे जो इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट के बताए हुए सेक्शंस हैं, उनके थ्रू आपने अपनी जो है सेविंग करते हुए आपने 0 टैक्स दिया भारत सरकार को, और अपना फ्यूचर के लिए आपने मैक्सिमम सेविंग्स कर ली। यहाँ पर आपने एनपीएस के अंदर भी कंट्रीब्यूशन किया, आपने 1.5 लाख रुपए एटीसी के अंदर भी किया, आपने 80G के अंदर भी कंट्रीब्यूशन किया, आपने 80D के अंदर भी कंट्रीब्यूशन किया, और आप इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस थे जो आपके पास 80E जो आपके एजुकेशन लोन के ऊपर था, या फिर ईवी के ऊपर आपका जो रिबेट था वो आपने किया ही नहीं है। चिल्ड्रन के हॉस्टल अलाउंस भी थे आपके पास, वो भी आपने किए नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा भी है, आपकी एनुअल सीटीसी ज़्यादा भी है, फिर भी आप जो है अपना टैक्सेबल इनकम को इन सेक्शंस में इन्वेस्ट करके आप 0 कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को टैक्स जो आपका इनकम टैक्स का जो आपका जो भी इनकम टैक्स आ रहा है वो आपका 0 हो सकता है। वो मैंने यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर बताया किस तरीके से आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो 4,77,600 आते ही आपको 0 इनकम टैक्स पे करना है। अब बात करेंगे न्यू टैक्स रिजाइम की। न्यू टैक्स रिजाइम है, उसमें अगर हम 15 लाख रुपए सीटीसी लेते हैं तो 15 लाख सीटीसी अगर आपकी हुई तो आपकी बेसिक्स कितनी हो गई, 50% ऑफ आपकी जो सीटीसी होती है मिनिमम, उतनी आपकी 7.5 लाख रुपए आपकी बेसिक हो गई। अब इसमें जो 90,000 रुपये तक का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर भी लागू है, चूँकि जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसका आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं 12% ऑफ बेसिक, या मैक्सिमम ऑफ 7.5 लाख रुपए तक का आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक्स का अगर आप 12% करेंगे तो 90,000 आता है। तो अब आपकी ग्रॉस सैलरी 14,10,000 हो गई। यहाँ पर भी ग्रॉस सैलरी आपकी 14,10,000 थी, यहाँ पर भी ग्रॉस सैलरी 14,10,000 हुई। परंतु न्यू टैक्स रिजाइम में ये सारे ऑप्शंस नहीं है आपके पास। तो आपकी यहाँ पर नेट सैलरी बनती है 14,10,000 और यहाँ पर बनती है 10,57,000। तो ये फ़र्क आया। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी है, न्यू टैक्स रिजाइम में भी है, दोनों में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और यहाँ पर ये सारे सेक्शंस जो हैं जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको मिलते थे, सेक्शन 24 जो आपका हाउसिंग लोन का है वो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। इसके बाद जो सेक्शन 80C है वो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। सेक्शन 80D है वो भी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। सिर्फ एक जो सेक्शन 80CCD2 था जिसमें आप एम्प्लॉयर आपका अगर आपको ऑप्शन देता है आपके थ्रू इन्वेस्ट करने का, तो वो आप 75,000 रुपये तक यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जो आपका बेसिक है उसका 10% तक आपने यहाँ पर सेव कर लिया। ये खाली यही एक आपके पास ऑप्शन बचता है न्यू टैक्स रिजाइम में। तो इस तरीके से आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ गई यहाँ पर, चूँकि इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ सेक्शन 80CCD2 एनपीएस का ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम आई थी 4,77,600, और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए से कम की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आती है तो आपको 0 टैक्स पे करना है। तो ओल्ड टैक्स में तो आपने 0 टैक्स पे किया। अब यहाँ पर न्यू टैक्स रिजाइम में आपकी जो टैक्सेबल इनकम आती है वो 12,85,000 आती है। तो 12,85,000 आपकी जो टैक्सेबल इनकम आती है, तो आपको यहाँ पर 7 लाख रुपए तक
आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। परंतु 7 लाख के ऊपर जैसे ही आपकी सैलरी जाती है तो फिर आपको इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। तो 3 लाख से 6 लाख में 5% देना है, 6 लाख से 9 लाख में आपको 10% तक टैक्स देना है, 9 लाख से 12 लाख तक में आपको 15% देना है, और आपको 12 लाख से 15 लाख तक जैसे ही आपकी टैक्सेबल इनकम गई तो आपको 20% देना है। तो इस केस में हमने देखा कि हमारी 12,85,000 टैक्सेबल इनकम आती है। तो 12,85,000 टैक्सेबल इनकम आते ही आप 20% के टैक्स स्लैब में आ गए। तो 20% जब आप 12 लाख एक हम मान के चलते हैं, 12 लाख का 20% अगर आप देंगे तो आप 2,40,000 रुपये आपने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, और वहीं आपकी 15 लाख के ऊपर जाती है तो 30% के स्लैब में आप आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि 15 लाख रुपए तक की आपकी एनुअल सीटीसी है, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम आपके लिए सिलेक्ट करना बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा सेविंग कर लेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। 80C, 80CCD, 80G, 80D और 80E, इसी तरह के कई सारे सेक्शंस हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए। अगर आप उनके थ्रू सेविंग कर लेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो घट जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम जो है वो बेनिफिशियल है। अब न्यू टैक्स रिजाइम में आप कितनी आपकी सैलरी हो जिसके थ्रू आप अगर न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करें तो आपको 0 टैक्स पे करना पड़े। तो हमने जो पहला वाला ऑप्शन लिया था 8,40,000 रुपये, अगर आपकी एनुअल सीटीसी है तो आपका बेसिक हुआ 4,20,000 रुपये। तो उसके बाद आपका ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो 12% 50,400 हुआ। तो आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर 7,89,600 हुई, और ग्रॉस सैलरी 7,89,600 में से जब आप 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करेंगे और 80CCD2 NPS जो 42,000 रुपये आता है आपका बेसिक्स का 10% जो हम लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 42,000। तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो हो गई 6,97,600 हो गई। तो 6,97,600 यानी न्यू टैक्स रिजाइम में गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि 7 लाख रुपए, अप टू 7 लाख रुपए अगर आपकी टैक्सेबल इनकम से कम रहती है 7 लाख से, तो आपको 0 टैक्स पे करना है। तो इस केस में आपकी 7 लाख से कम हो गई, 6,97,600 हो गई, तो आपको 0 टैक्स पे करना है। तो न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी सैलरी 8,40,000 से ऊपर है, 8,50,000, चलो 8,50 करके देख लेते हैं 8,50 में क्या ऑप्शन आता है। 8,50 में 7 लाख से ऊपर हो गई, तो 7 लाख से ऊपर होने पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जब आपकी सैलरी 8,40,000 है तो ही आप न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करिए, जिससे कि आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा बिना किसी सेविंग के। वहीं अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए तक है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि 15 लाख रुपए की अगर आपकी सैलरी है तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको 0 टैक्स पे करना है। तो ये ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम का जो है वो डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बताया थ्रू एग्जाम्पल, और कौन कौन से वो इनकम टैक्स के ऑप्शंस हैं जिनके चूज़ करके आप अपनी मैक्सिमम जो है इनकम को सेव कर सकते हैं और मिनिमम इनकम टैक्स आप पे कर सकते हैं। तो 15 लाख रुपए तक मैंने आपको दिखाया कि ओल्ड टैक्स रिजाइम को सिलेक्ट करके आप 0 इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजाइम में मैंने आपको बताया कि 8,40,000 तक ही अगर आपकी सैलरी है तो ही आप न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करिए, जिससे आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम मैंने आपको कंसेप्चुअली पूरी एक एक टर्म्स के बारे में बताया और हर एक टर्म्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो होप कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपके मन में कभी ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि भाई मुझे न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना है कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना है, और कैसे आप अपनी इनकम टैक्स को मिनिमम कर सकते हैं, कैसे आप मिनिमम इनकम टैक्स पे करके अपनी हार्ड अर्न इनकम को मैक्सिमम सेव कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। वो सब मैंने अपने आज के इस वीडियो में बताया। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो भी मुझे कमेंट के थ्रू बोल दीजिएगा, मैं वो कैलकुलेटर भी
गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, जिससे आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो दोस्तों इतना समझाने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ, इतना तो हक बनता है कि प्लीज़ लाइक शेयर, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।